नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सुफ्तामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सुफ्तामो की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पे हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड की अलग अलग एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं हर बार। तो पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं हम। आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो टॉपिक है कैसे यूके के अंदर डॉक्टर बने। इसमें यहाँ पे हम लोग ग्रेजुएशन लेवल की भी बात करेंगे और पीजी लेवल की भी बात करेंगे। सबसे पहले जो विस्तृत चर्चा होगी हमारी कि अगर आपने 12th कंप्लीट किया हुआ है तो 12th के बाद अगर यूके में डॉक्टर बनना है तो क्या प्रोसीजर रहती है और एक्सपेंस कितना लगेगा आपका। और उसके बाद दूसरे जो टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे वहाँ पे अगर एमबीबीएस कंप्लीट हो चुका है तो उसके बाद अगर पीजी करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो इससे पहले हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें कि आने वाले वीडियो का भी आपको लाभ मिल सके। हर बार की तरह इस बार भी हम लोग एक ही चीज़ बताएंगे आपको कि किसी भी कंट्री में आपको वहाँ पे मेडिसिन का अभ्यास करने जाना है तो उससे पहले आपको वहाँ की एजुकेशन सिस्टम को समझना आवश्यक है। अगर वहाँ की एजुकेशन सिस्टम से आप फेमिलियर नहीं रहेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे आफ्टर द 12th स्टैंडर्ड, अगर इंडियन स्टूडेंट है उसको यूके में एमबीबीएस करने जाना है डायरेक्टली, तो उसको क्या प्रोसेस रहेगा, क्या पाथ रहेगा उसके लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आफ्टर द 12th स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन के लिए आपको क्या क्या आगे के स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या रहेगी यूके के अंदर एमबीबीएस करना है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एमबीबीएस की बात कर रहे हैं। तो एज पर एज यूके गवर्नमेंट स्टैंडर्ड आपका 12th के अंदर करीबन पीसीबी सब्जेक्ट के अंदर से बात करेंगे हम 90% मार्क्स होना चाहिए और आईलेट्स के अंदर आपका करीबन 7 बैंड होना चाहिए, नॉट लेस देन 6.5। नॉट लेस देन 6.5 दैट मीन्स आईलेट्स के अंदर 4 मॉड्यूल रहते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। इसमें से किसी भी मॉड्यूल का 6.5 से कम नहीं होना चाहिए और ओवरऑल आपका 7 बैंड होना चाहिए। दूसरी अगर बात करें एज पर एज एमसीए स्टैंडर्ड, तो आपका नीट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है अगर इंडिया आप एमबीबीएस करने के बाद रिटर्न आना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको खास ध्यान में रखनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहता है उसके बारे में। कंसल्टिंग कंपनी आपको मिसगाइड करने को ट्राई करेंगी कि आपका यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड या यूएसए से एमबीबीएस किया है। कई बार यूएसए के नाम पे कैरेबियन भी आपको थमा दिया जाता है। कैरेबियन की कंट्री जैसे सेंट लूसिया है, कुराशाओ है, बेलीज है, उस टाइप की कंट्रीज़ में आपको एडमिशन करवाया जाता है और बोला जाता है कि आप एमबीबीएस कंप्लीट करते हो तो आपको इंडिया के एफएमजी देने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ये चीज़ नेपाल के बारे में भी बोली जाती है कि नेपाल से अगर एमबीबीएस करते हो तो आपको एफएमजी देने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ सरासर गलत है। एज़ पर एज एमसीआई नॉर्म्स, अगर आप पीजी करते हो 5 कंट्री के अंदर से, जिसका सर्कुलर का जो वेबसाइट है यहाँ पे हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं आपको और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग डाल के देंगे वेबसाइट कि आप वहाँ पे जाके खुद से भी चेक कर पाओ। वहाँ पे सिर्फ 5 कंट्री का नाम मेंशन किया हुआ है, लेकिन वो 5 कंट्री का नाम सिर्फ और सिर्फ पीजी के लिए मेंशन किया हुआ है। एमबीबीएस अगर आप करते हो तो आप कोई भी कंट्री से एमबीबीएस करके आओगे, आपको एफएमजी यहाँ पे कंपलसरी देना ही पड़ेगा। एज पर न्यू रूल एफएमजी जो अभी इन फ्यूचर कैंसिल हो जाएगा, उसकी जगह पे नीट एग्जिट का एग्ज़ाम आने वाला है। वो तो इंडियन स्टूडेंट हो या अब्रॉड स्टूडेंट हो, हर एक को देने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस टाइप के कोई भी जासे में मत आइएगा, जो भी है खुद से रिसर्च कीजिएगा और खुद से डिसीजन लीजिएगा। क्वालिफिकेशन हम लोग अगर बात करते हैं तो जैसे इंडिया के अंदर नीट का एग्ज़ाम रहता है वैसे ही यूके के अंदर यूके कैट करके एग्ज़ाम रहता है, जिसका फुल फॉर्म अगर हम लोग बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी क्लिनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। यूके कैट की अगर हम लोग बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इसके एग्ज़ाम सेंटर्स अवेलेबल है। इंडिया की अगर बात करें तो करीबन 29 सेंटर्स अवेलेबल है इंडिया के अंदर। ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम रहती है, ऑब्जेक्टिव टाइप की टेस्ट रहते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। यूके कैट की अगर हम लोग बात करेंगे उसका जो एग्ज़ाम फ़ीस रहता है वो करीबन 115 पाउंड के आसपास रहता है एग्ज़ाम का फ़ीस। बात अगर हम लोग करेंगे यूके के अंदर एमबीबीएस के पाथ की, तो यूके के अंदर अगर एमबीबीएस की बात करते हैं तो जो ग्रेजुएशन होता है यहाँ पे इंडिया में जैसे 4.5 साल का होता है, यूके के अंदर 5 साल का होता है। तो यूके कैट कंप्लीट करने के बाद ही आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो यूके के अंदर। दूसरी अगर हम लोग बात करें यूके कैट के बारे में तो जो एग्ज़ाम का जो टोटल मार्क्स रहता है वो करीबन 3600 मार्क्स का एग्ज़ाम रहता है।
जो हर बार उसका जो क्वालिफिकेशन रेशियो रहता है वो हर बार चेंज होता है। अगर 2016 की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो क्वालिफाइड मार्क्स रिक्वायर्ड था वो करीबन 1800 के आसपास का था। 2017 में अगर बात करेंगे तो करीबन 2500 के आसपास का रिक्वायरमेंट था। 2018 की अगर बात करेंगे तो 2400 के आसपास का मार्क्स था। मीन्स हर बार वो वेरिएशन रहता है, लेकिन 2000 के आसपास का मार्क्स आपको 3600 में से अचीव करना रहता है। एग्ज़ाम की अगर पैटर्न की बात करें तो वर्बल रीजनिंग होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होता है और ऑब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होता है। इस टाइप के 4 मॉड्यूल्स रहते हैं एग्ज़ाम के अंदर। अगर ये यूके कैट की अगर हम लोग अलग से एक दूसरी वीडियो बताएंगे जहाँ पे आपको टोटली यूके कैट के बारे में ब्रीफली इन्फॉर्मेशन हम लोग देने को ट्राई करेंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आपने यूके कैट क्लियर कर लिया, यूके कैट क्लियर कर लिया, आपका 12th के अंदर 90% मार्क्स भी आ गए हैं और अगर आपका आईलेट्स के अंदर स्कोर भी आ गया है, तो उसके बाद अगर यूके के अंदर हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ ऑप्शंस के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑप्शंस की अगर बात हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग जो यूनिवर्सिटी आपको दिखाएंगे और उसका फीस स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे जो कि पर ईयर के हिसाब से होगा। हम लोग बता दें कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी हम लोग रेड कलर में आपको हाईलाइट करके दिखाएंगे वो यूनिवर्सिटी MCI लिस्टेड रहेगी। यानी कि आप इन फ्यूचर यूके से MBBS करके रिटर्न आते हो इंडिया, सिर्फ MBBS किया है, PG नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे FMG देनी पड़ेगी। उस टाइम पे आपका यूनिवर्सिटी जो है वो MCI में लिस्टेड होना ज़रूरी है। ज़्यादातर कोई बच्चा रिटर्न आता नहीं है क्योंकि एज पर एज यूके स्टैंडर्ड हर 3-4 बच्चे के अंदर एक जो बच्चा होता है वो इंडियन मेडिकल डॉक्टर रहता है वहाँ पे। तो इंडियन डॉक्टर्स की वहाँ पे बोलबाला ज़्यादा होने की वजह से कोई रिटर्न नहीं आता है ज़्यादातर, और इट्स ईजीएस्ट पाथ कंपेयर टू इंडिया। यूनिवर्सिटी फ़ीस की अगर बात करेंगे तो करीबन 20,000 पाउंड से लेके 40,000 पाउंड तक की फ़ीस रहती है पर एनम। 5 साल का कोर्स रहता है। दैट मीन्स कि 1 लाख पाउंड से लेके करीबन 2 लाख पाउंड तक की फ़ीस रहेगी आपकी पूरे ग्रेजुएशन कोर्स के लिए। ये सिर्फ ट्यूशन फ़ीस की हम लोग बात कर रहे हैं। और ये पाउंड को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, 1 लाख पाउंड को अगर 80 रुपीज़ के हिसाब से काउंट करते हैं तो करीबन 80 लाख रुपीज़ आपका फ़ीस होता है। और 2 लाख पाउंड को अगर कन्वर्ट करेंगे 80 रुपीज़ के हिसाब से तो करीबन आपका हो जाता है करीबन 1,60,000 रुपये, 1,60,00,000 रुपया। और उसके अलावा जो आपका लिविंग एक्सपेंस रहता है, एकोमोडेशन रहता है, फूड एक्सपेंस रहता है या फिर अदर लोकल ट्रैवल एक्सपेंस रहता है, वो एडिशनल एक्सपेंस हो जाता है। इसके अलावा अगर स्कॉलरशिप के भी कुछ ऑप्शंस रहते हैं वहाँ पे, लेकिन उसके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग यूनिवर्सिटी आपको पीछे स्क्रीन पे दिखा रहा है वो उसका सिर्फ ईयरली फीस स्ट्रक्चर है। तो ये फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका ये एक्सपेंस आने का चांसेस है वहाँ पे। तो ये बात हो गई सिर्फ यूनिवर्सिटी फीस के बारे में। ये आपका 5 साल का कोर्स कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, ऐसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 2 साल का आपको फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है और ये 2 साल का फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जनरल मेडिकल काउंसिल रख करके, जैसे अपने यहाँ पे MCI का बॉडी है वहाँ पे GMC है, GMC के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा। ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद अगर आपको वहाँ पे जनरल प्रैक्टिशियन बनना है, से यूके के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट आपका एक डेजिग्नेशन होता है। दैट मीन्स सबसे पहले जो आता है जनरल प्रैक्टिशनर्स आता है। अगर आपको जनरल प्रैक्टिशनर बनना है तो आपको 2 साल का फाउंडेशन करने के बाद 3 साल का आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, जिसमें 2 साल का हॉस्पिटल ट्रेनिंग रहेगा और 1 साल का कम्युनिटी का ट्रेनिंग रहेगा। ये कंप्लीट करने के बाद आप एज ए GP रजिस्टर वहाँ पे हो जाते हो। तो ये GP कंप्लीट करते हो। अगर आपको उसकी जगह पे स्पेशलिस्ट बनना है तो स्पेशलिस्ट के लिए आपको करीबन 6 से 8 साल का ट्रेनिंग रिक्वायर्ड रहेगा। डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट वर्डिंग यूज़ होते हैं। सबसे पहला आता है जनरल प्रैक्टिशन, उसके बाद आता है स्पेशलिस्ट, और स्पेशलिस्ट से भी ऊपर जो बोला जाता है उसको बोलते हैं कंसल्टेंट। कंसल्टेंट जो होता है वो स्पेशलिस्ट के ऊपर, जनरल प्रैक्टिशन के ऊपर वॉच रखता है, कंसल्टेंट के ऊपर कोई नहीं होता है। तो ये है यूके का एजुकेशन सिस्टम। अगर हम लोग बात करेंगे डिफरेंट MBBS के, जैसे यहाँ पे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ MBBS कोर्स चलता है, यूके के अंदर डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी, डिपेंड ऑन द स्टेट, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग नाम होता है डिग्री का। कुछ जगह पे उसको बैचलर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है, यानी कि MB बोला जाता है। कुछ जगह पे बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी बोला जाता है, यानी कि MBBS बोला जाता है। और कुछ जगह पे MBCHB बोला जाता है। जैसे ही आपका फाउंडेशन 2 साल का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है
तो उसके बाद आपको जो डिग्री दिया जाता है उसका नाम होता है FPCC, दैट मीन्स कि फाउंडेशन प्रोग्राम सर्टिफिकेट ऑफ कम्प्लीकेशन। और उसके बाद अगर आप जनरल प्रैक्टिशन के लिए प्रैक्टिस करते हो 2 साल का हॉस्पिटल के अंदर और 1 साल का कम्युनिटी के अंदर, तो वो जनरल प्रैक्टिशनर का कंप्लीट होने के बाद आपको जो मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग मिलता है, जिसको बोलते हैं CCT। और GMC स्पेशलिस्ट रजिस्टर्ड के अंदर आपका नाम वहाँ पे दर्ज किया जाता है। तो ये बात हो गई आपकी जनरल प्रैक्टिशन तक। उसके बाद आप अगर स्पेशलिस्ट बनते हो तो लाइक इंडिया डॉक्टर आपका अलग अलग नाम से आपको वहाँ पे लेवल प्रोवाइड किया जाता है, जैसे गायनेक है या पीडियाट्रिशियन ऑन्कोलॉजी है, वैसे अलग अलग आपका नाम रहता है। जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर अगर फाउंडेशन प्रोग्राम में आप हो तो वहाँ पे आपका जो लेवल रहता है वो FI1 डॉक्टर लिखा रहता है। अगर सेकंड ईयर फाउंडेशन के अंदर आप हो तो FI2 डॉक्टर आपका लिए लिखा रहता है। अगर आप वहाँ पे स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग ले रहे हो तो उसका फर्स्ट ईयर है अगर आपका, तो ST1 डॉक्टर लिखा जाता है। ऐसे ही आपका अलग अलग लेवल होता है। तो जनरल प्रैक्टिशन का ट्रेनिंग रहेगा तो आपको GP ST1 लिखा रहता है। मीन्स ये अलग अलग फॉर्म से वहाँ पे अलग अलग नाम से आपको पहचाना जाता है, जिससे पता चलता है कौन सा डॉक्टर कौन से लेवल पे पढ़ाई कर रहा है या कंप्लीट कर चुका है, तो उसका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है। तो ये बात हो गई MBBS कोर्स करने के लिए जो पाथ अवेलेबल है इंडियन स्टूडेंट के लिए। अगर आप यहाँ पे जनरल प्रैक्टिशन और वगैरह नहीं कर रहे हो और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अगर इंडिया आते हो तो इंडिया आके आपको FMG का एग्ज़ाम या नेक्स्ट का जो भी इम्प्लीमेंट होगा इन फ्यूचर वो आपको देना पड़ेगा। तो ये बात हो गई दोस्तों अपनी MBBS करने के बारे में, अगर आपका 12th इंडिया में कंप्लीट हो चुका है तो। इसके अलावा दूसरे 2 ऑप्शंस अवेलेबल है UK के अंदर एज ए डॉक्टर बनने के लिए। तो दोनों 2 ऑप्शन जो अवेलेबल है, एक है PLAB, जो PLAB पाथवे बोलते हैं, वो है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ग्रेजुएशन इन एनी ऑफ द कंट्री। आपने UK से नहीं किया हुआ MBBS और दूसरी कोई कंट्री से किया है तो आपको PLAB के थ्रू एंट्री मिलती है। और दूसरा एक ऑप्शन है MRCP, जो कि PG कंप्लीट करने के बाद, अगर कोई कंट्री में आप PG कंप्लीट करते हो तो उसके बाद का ऑप्शन है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे PLAB पाथवे के बारे में, तो PLAB पाथवे की हम लोग पहले चर्चा करेंगे। PLAB के अंदर 2 पार्ट रहते हैं, PLAB 1 और PLAB 2, 2 एग्जाम्स रहते हैं PLAB के अंदर। जैसे USMLE के अंदर USMLE 1, 2 और 3 रहते हैं। तो PLAB 1 जो एग्ज़ाम है उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे हम। अगर हम लोग PLAB की बात करते हैं तो PLAB के एग्ज़ाम में अप्लाई करने से पहले तो क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट क्या रहती है उसके बारे में बात करेंगे। क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप इंडिया के स्टूडेंट हो तो MBBS कंप्लीट करने के बाद आपको इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेना चाहिए, और अब्रॉड के स्टूडेंट हो तो आपको FMG का एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा और उसके बाद आपने यहाँ पे इंटर्नशिप करना पड़ेगा। ये कंप्लीट करने के बाद जो वहाँ की जो मेन रिक्वायरमेंट आती है एज पर एज US गवर्नमेंट नॉर्म्स, वो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के अंदर यहाँ के अंदर आप 2 चीज़ें आपकी वैलिड गिनी जाती है, एक तो IELTS या तो फिर आपका OET। IELTS की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 7.5 बैंड जितना स्कोर लाना पड़ेगा, और अगर OET की हम लोग बात करते हैं तो B ग्रेड लाना पड़ेगा ओवर। IELTS के अंदर अगर बात करेंगे तो आपको नॉट लेस देन 7 चाहिए, 7.5 तो लाना ही है, लेकिन किसी भी मॉड्यूल में 7 से कम नहीं होने चाहिए। दूसरी बात आती है, अगर इसकी फ़ीस की अगर बात करेंगे IELTS या OET के एग्ज़ाम की, तो करीबन 13,000 रुपये के आसपास की फ़ीस रहती है। इसके बाद जैसे ही आपका IELTS कंप्लीट हो जाता है, IELTS का बैंड आ जाता है, आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाता है, तो आपको GMC के ऑनलाइन अकाउंट के लिए अप्लाई कर देना पड़ेगा। वो कहाँ से आप अप्लाई करेंगे, वो लिंक हम लोग यहाँ पे आपको शेयर कर रहे हैं। तो ये लिंक पे जाके आपको GMC का ऑनलाइन अकाउंट रजिस्टर्ड कर लेना है। GMC का ऑनलाइन अकाउंट रजिस्टर्ड करने के बाद PLAB 1 का एग्ज़ाम का आपको प्रिपरेशन करना रहेगा। PLAB 1 का एग्ज़ाम क्या रहता है? एक्चुअली PLAB 1 जो रहती है वो पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम रहती है। टोटली 4 बार कंडक्ट होती है UK के अंदर, मार्च मंथ में, जून मंथ में, सितंबर में और नवंबर में, और 2 से 3 बार कंडक्ट होती है अदर कंट्रीज़ के अंदर, जो कि मार्च, सितंबर और नवंबर के रहती है। 180 मार्क्स का MCQ टाइप्स क्वेश्चंस रहता है ऑन द क्लिनिकल सिनारियो विथ 5 ऑप्शन। टोटल 3 घंटे का एग्ज़ाम रहता है आपका। रिज़ल्ट जो होता है उसका 1 महीने के बाद डिक्लेयर होता है। PLAB 1 के कोर्स एग्ज़ाम की अगर फ़ीस की हम लोग बात करेंगे तो फ़ीस करीबन आपका रहता है 239 पाउंड जितना।
नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करेंगे तो ज़ीरो सिस्टम है, वो नेगेटिव मार्किंग का कोई सिस्टम नहीं है। और जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट है अप्रोक्स पासिंग के लिए 180 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, जिसमें से आपको मोर देन 120 मार्क्स अचीव करना ही पड़ेगा। जैसे ही आपका पीलैब 1 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी पीलैब 2 की। प्लैब 2 जो एग्ज़ाम है, प्लैब 2 एग्ज़ाम आप वहाँ पे यूके जाके ही दे सकते हो। तो आपको कंपलसरी यूके ट्रैवल करना पड़ेगा। यूके ट्रैवल करने से पहले आपको वीज़ा के लिए वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा और वो वीज़ा आपका शॉर्ट ड्यूरेशन का आपको मिलेगा। तो बेस्ड ऑन दैट वीज़ा आपको वहाँ पे एंट्री मिलेगी एग्ज़ाम देने के लिए, जो कि आप मिनिमम 2 से 3 महीने का ड्यूरेशन लेके चल सकते हैं। प्लैब 2 का जो एग्ज़ाम रहता है उसके लिए वहाँ पे जाके कोचिंग लेना अनिवार्य रहता है मेरे हिसाब से। आप नहीं भी लेते हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सजेस्टेड है मेरी ओर से वहाँ पे जाके आपको कोचिंग लेना चाहिए। प्लैब 2 की अगर एग्ज़ाम की बात करें तो डिफरेंट 18 क्लिनिकल सिनारियोज़ होते हैं, 18 टाइप के पेशेंट होते हैं जो अलग अलग कैबिन्स में होते हैं। उसको आपको ऑब्जर्व करना होता है और उसके हिसाब से आपको वहाँ पे जो भी होता है रिपोर्ट सबमिट करना होता है। जब जो एग्ज़ाम सेंटर रहता है आपका, वहाँ पे हर एक सेंटर के अंदर एंटर होने से पहले आपको 1.5 मिनट्स का टाइम मिलता है पेशेंट की इंफॉर्मेशन को समझने के बारे में और वो टास्क जो आपको दिया गया है उसको समझने के बारे में। और 8 मिनट का टोटल टाइम मिलता है आपको पेशेंट को कंसल्ट करने के लिए। ये ड्यूरेशन होता है आपके लिए कि आप एक पेशेंट को ऑब्जर्व कर सकते हो। और ये जो होता है आपका जो मार्किंग्स यहाँ पे रहता है, वो मार्किंग किस बेस पे रहता है, जो कि डेटा गैदरिंग होता है, टेक्निकल असेसमेंट स्किल होता है आपका, क्लिनिकल मैनेजमेंट स्किल होता है और इंटरपर्सनल स्किल होता है। ये 3 बेस पे आपका मार्किंग प्रोवाइड किया जाता है कि आप पेशेंट को मिलने जा रहे हो उससे पहले डेटा कैसे कंडक्ट कर रहे हो, टेक्निकली असेसमेंट क्या कर रहे हो, क्लिनिकल मैनेजमेंट स्किल यानी कि आप जो क्लिनिकली जो मैनेज होना है पेशेंट के साथ आप कैसे बातचीत कर रहे हो, उससे कैसे व्यवहार कर रहे हो, कैसे उससे इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, इट्स ए क्लिनिकल मैनेजमेंट स्किल। और इंटरपर्सनल स्किल है, मीन्स आप खुद से कितना जज कर पा रहे हो। तो ये जो 18 स्टेशन रहते हैं, 18 स्टेशन में से किसी भी 11 स्टेशन में आपको क्वालिफाइड होना पड़ता है और इसका जो रिज़ल्ट आता है 2 to 3 मंथ में आता है। प्लैब 2 की अगर फ़ीस की बात करेंगे तो करीबन 875 पाउंड के आसपास की रहती है। उसके बाद जो बात रहती है वो रहती है ईपिक वेरिफिकेशन। ईपिक वेरिफिकेशन एक वो प्रोसेस है जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस। ये सजेस्टेड रहता है कि आप जब जीएमसी अकाउंट के लिए रजिस्टर्ड करते हो, प्लैब 1 की एग्ज़ाम देते हो, उसके बाद आपको ये प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम लेती है। इट्स अ फिजिकल एज वेल एज ऑनलाइन प्रोसेस। ईपिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो ऑफ इंटरनेशनल क्रेडेंशियल्स। मीन्स आप जहाँ से भी पढ़ाई की हो उसके डॉक्यूमेंट का हर एक चीज़ का असेसमेंट होता है, उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड रहता है। तो ये सजेस्टेड है कि प्लैब 2 से पहले आपको ये शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद जैसे आपका प्लैब 2 का रिज़ल्ट आता है, प्लैब 2 का रिज़ल्ट आने के बाद आपका जीएमसी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो जाता है। तो आपको वहाँ पे जीएमसी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जैसे ही आपका जीएमसी रजिस्टर्ड हो जाएगा, यू आर डिक्लेयर एज अ ऑफिशियल जूनियर डॉक्टर ओवर देयर। अभी आप यहाँ पे डॉक्टर रजिस्टर्ड हो गए। उसके बाद अगर आपको डॉक्टर रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको अगर जनरल प्रैक्टिशियन बनना है तो उसके लिए आपको 2 महीने का वहाँ पे जो कोर्स रहता है, जो फाउंडेशन प्रोग्राम रहता है, वो करना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है, कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि विदाउट इंटर्नशिप हम लोग यूके जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे और 2 साल का आपका ड्यूरेशन बढ़ जाता है फाउंडेशन प्रोग्राम का। मीन्स 2 बार आपको ये करना पड़ेगा। उससे बेटर है आप इंटर्नशिप कंप्लीट करके ही वहाँ पे जाए। तो 2 साल का आपका फाउंडेशन प्रोग्राम जो होता है, आपका एक बार डॉक्टर रजिस्ट्रेशन होने के बाद 2 साल का प्रोग्राम, 1 साल का कम्युनिटी का ट्रेनिंग होता है। उसके बाद आपको वहाँ पे एज ए जनरल प्रैक्टिशियन लाइसेंस दे दिया जाता है। जैसे ही आपका वहाँ पे आपको जॉब मिल जाता है, 2 साल का जब ट्रेनिंग शुरू हो जाता है, उसी टाइम पे आपको टायर 2 वीज़ा के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। टायर 2 वीज़ा जो होता है आपका टेम्पररी एक वीज़ा होता है, जो वीज़ा के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहते हैं, तो आपको जहाँ से जॉब ऑफर हो रही हो
वो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट चाहिए, TBCS सर्टिफिकेट चाहिए आपका, IELTS का OET का सर्टिफिकेट चाहिए और PCC फ्रॉम योर कंट्री। तो आप जब यहाँ से UK मूव कर रहे हो उस टाइम पे आपको PCC के लिए भी अप्लाई कर देना चाहिए, जो कि पासपोर्ट ऑफिस की ऑनलाइन वेबसाइट से अवेलेबल हो जाता है और जिसका फीस 500 रुपीज़ के आसपास रहता है। तो ये चीज़ हो गई बात आपकी PG इन द UK के लिए। लेकिन अगर आपने PG भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया हुआ है तो क्या करना है आपको? तो उसके लिए फिर आपका पाथ आता है, वो आता है MRCP पाथ। उसके लिए पूरा डिस्कशन अलग से हमको करना पड़ेगा, एक ही वीडियो के अंदर हर एक चीज़ इन्वॉल्व कर दी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और दूसरी ये बात भी बता दे भाइयों कि ये जो आपका शुरू होता है वहाँ पे फाउंडेशन कोर्स का ट्रेनिंग, उस टाइम पे आपको सैलरी भी प्रोवाइड की जाती है। इट्स अ वन काइंड ऑफ जॉब ओनली, इट्स नॉट ओनली एजुकेशन। सो मेरे हिसाब से अगर ये पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ पता चल जाती होगी, क्या MBBS UK में करने से बेटर है MBBS कोई भी कंट्री से कर लो, लेकिन PG बहुत ईजी हो जाता है UK के अंदर। और UK का जो PG है दूसरी सब कंट्रीज़ में भी वैलिड माना जाता है, इवन कुछ कुछ यूरोपियन कंट्री भी UK PG को वैलिड काउंट करती है। तो उसके बाद इंडिया आके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, UK में सेटल भी हो सकते हो और दूसरी कोई कंट्री में जाके भी सेटल हो सकते हो। तो आई थिंक आज का ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने प्रोवाइड किया है वो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। आगे और कंट्रीज़ की बात होने वाली है, तो इस जो भी वीडियो आ रहा है उसका आप बेनिफिट लेने को ट्राई कीजिए। खुद से भी रिसर्च करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो हम लोग दिखा रहे हैं वहाँ पे सब सच दिखा रहे हैं तो आप इस पर ट्रस्ट कर लीजिए। हम यही बोलते हैं कि हम लोग जितना रिसर्च होता है हमारी ओर से, मे भी शायद कुछ मिस्टेक्स हमारी भी हो सकती है, तो खुद से भी थोड़ा बहुत रिसर्च कर लीजिए। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करें, डेप्थ में भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे इन फ्यूचर 1 बाय 1 टॉपिक के ऊपर, लेकिन खुद से भी रिसर्च करना ज़रूरी है। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसके ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन रहेगा तो। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो ये जो दिया गया नंबर है उसके ऊपर जाके कॉल कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट है www.softamo.org, वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एज वेल एज आप हमको यहाँ पे वेबसाइट पे जाके हमारा वेबिनार भी होता है, वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो वेबिनार के अंदर भी हम लोग आपको इन्वाइट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर।